हेलो गाइस, दिस इज़ डिफेंस डीसी और इस पॉलिटी की महाराणा प्रताप सीरीज में ये है लेक्चर नंबर 16, जिसमें हम शेड्यूल्स और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब अनुसूचियाँ व मुख्य अनुच्छेद। काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, जिनमें से हम कुछ इम्पोर्टेंट जो हमको याद रखने चाहिए उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आपकी पॉलिटी तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और शेड्यूल जिनके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं उनके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शेड्यूल होता क्या है, मतलब क्या है ये शेड्यूल। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा जाता है तो उसमें अलग अलग आर्टिकल लिखे जाते हैं। आर्टिकल मतलब अलग अलग पैराग्राफ टाइप समझ लो कि उसमें कुछ लिख दिया कि भाई ऐसा ऐसा होगा, देश देश इस तरह से चलेगा, देश में जो रूल्स और रेगुलेशन चलेंगे वही तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अच्छा, तो किसी आर्टिकल में अगर बहुत ज़्यादा कुछ ऐड करना होता है, बहुत ज़्यादा, तो ऐसा लिख देते हैं कि भाई इस आर्टिकल के पूरे रूल्स को पढ़ने के लिए इस शेड्यूल को पढ़ें, और एक अलग से शेड्यूल ऐड कर देते हैं जिस भी शेड्यूल को पढ़ना है। समझ रहे हो बात को। तो ऐसे करके 12 शेड्यूल हैं अब तक। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 8 शेड्यूल थे, तो इसका मतलब 4 हमने बाद में ऐड किए हैं। अच्छा, चलो देखते हैं कि 12 शेड्यूल जो अभी हैं, ओरिजिनली 8 थे, क्या क्या है, क्या दिया हुआ है उनमें। शेड्यूल मतलब लिस्ट है एक तरह की। शेड्यूल मतलब हिंदी में देखिए ना, अनुसूची। सूची मतलब क्या होता है, लिस्ट किसी चीज़ की। अच्छा, फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, देखिए जो आर्टिकल नंबर 1 है उससे रिलेटेड है ये। कैसे, उसमें लिखा होता है इंडिया और भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, कि भारत या इंडिया क्या है, ये यूनियन ऑफ स्टेट है। तो किन स्टेट्स का यूनियन है, तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर नेम ऑफ द स्टेट, जितनी भी भारत में स्टेट है सबके नाम, यूनियन टेरिटरी हैं मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम, और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो स्टेट्स की है, मतलब एक स्टेट की कहाँ से कहाँ तक सीमा है, ये सब लिखा हुआ है। समझ रहे हो क्या बात को। अच्छा, और पहला शेड्यूल क्लियर हुआ। फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल है सिंपल सी, स्टेट्स का नाम, यूनियन टेरिटरी का नाम, और इन स्टेट्स का कहाँ तक क्षेत्राधिकार है, कौन कहाँ तक उनकी सीमा लगती है। समझ रहे हो बात को। अच्छा, सेकंड शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है अलाउंसेज, प्रिविलेज एंड एमोल्यूमेंट्स। अलाउंसेज, प्रिविलेज का मतलब होता है क्या क्या स्पेशल सुविधाएं, प्रिविलेज या पक्ष मिले हुए हैं, मतलब स्पेशल क्या सुविधाएं मिली हुई, किसको, प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। समझ रहे हो बात को। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्टेट लेवल पे भी, और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट लेवल पे होती हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज एंड कैग। बेटा एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या सिंपल पूछ लेते हैं कि सेकंड शेड्यूल में इनमें से किस किस के बारे में लिखा हुआ है, किस किस के प्रिविलेज एमोल्यूमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। देखिए वाइस प्रेसिडेंट किस में क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने लिखा है प्रेसिडेंट, गवर्नर, इसमें लिखा है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर लोकसभा के, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। तो भाई चेयरमैन जो राज्यसभा के और डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं, तो चेयरमैन तो खुद वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, इसलिए अलग से लिखने की जरूरत थोड़ी वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, समझ गए बात को। फिर स्टेट लेवल पर आ जाए तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, कैग। तुम देखोगे इसको याद रखने की ट्रिक है, इसमें उन्हीं लोगों के प्रिविलेज और पक्ष के बारे में लिखा हुआ है जिनको चाहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट काम करना, जिनका बहुत ज़रूरी है। जैसे भाई प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, जो स्पीकर होते हैं, अगर वो ढंग से काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे सदन की कार्रवाई चलेगी। उनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए ना किसी पार्टी का उनके ऊपर। डिप्टी स्पीकर हुए, चेयरमैन हुए, डिप्टी चेयरमैन हुए, स्पीकर विधान मतलब स्टेट लेवल पर आए तो विधानसभा के भी, उनके मतलब विधान परिषद के भी, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, और कैग। कैग तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। समझ के बात। तो अलाउंस, प्रिविलेज एंड एमोल्यूमेंट का मतलब तो पता है ना, मतलब स्पेशल सुविधाएं। और क्या मतलब, ठीक है, ये हो गया सेकंड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल, देखिए आपको हर चीज़ के बारे में पता होगा, जब भी किसी को अपॉइंट किया है तो कोई ना कोई शपथ लेता है, तो इसमें शपथ लिखी हुई है। किस किस की शपथ है, यूनियन मिनिस्टर की। तो एक चीज़ देखिए, इसमें कुछ ही लोगों की शपथ है, जैसे यूनियन मिनिस्टर हुए, एमपी हुए। एम देखो, एक तो होती है एक एमपी की शपथ जीतने के बाद, एक होता है जो लोग कैंडिडेट होते हैं एमपी के, जो एमपी के चुनाव में खड़े होते हैं, उन्हें जीतने से पहले शपथ लेनी पड़े। जितने लोग खड़े होते हैं सब शपथ लेते हैं, वो शपथ भी इसमें लिखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जज, कैग, स्टेट के मिनिस्टर, स्टेट के एमएलए, और जो एमएलए के लिए खड़े होते हैं, मतलब एमएलए बनने से पहले जितने लोग खड़े होते हैं उनके लिए भी शपथ, और हाई कोर्ट के जज। तुम समझ गए क्या बात को।
देखिए सेंट्रल लेवल पे देखें पहले, सेंट्रल लेवल पे यूनियन मिनिस्टर, एमपी और कैंडिडेट फॉर एमपी और सुप्रीम कोर्ट जज, कैग बीच में, ठीक है। फिर स्टेट मिनिस्टर, एमएलए, कैंडिडेट फॉर एमएलए और जज ऑफ हाई कोर्ट। समझे क्या बात? इन लोगों की शपथ दी हुई है, तो इसमें प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की शपथ तो नहीं है, देख लो। तो जो चीज़ नहीं है उनको भी याद रखो। देखिए आप तो इनको याद रख लो जिनकी शपथ दी हुई है, फिर किसी तरह क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर सकते हो। ये शेड्यूल 3 की बात है। इनको याद रखने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप बहुत इजीली याद रख लोगे। पहले इसको सबको देखते हैं। 12 के 12 शेड्यूल एक ही चीज़ से याद हो जाते हैं एक झटके में। तो देखते हैं 4th शेड्यूल के अंदर क्या लिखा है। भाई हर राज्य से सीट्स होती हैं लोकसभा के लिए, एमपी की सीट होती है, ऐसी हर राज्य से राज्यसभा के लिए भी सीट होती हैं। अच्छा, तो किस राज्य से कितनी सीट होंगी ये कहाँ पे लिखा हुआ है? 4th शेड्यूल के अंदर, कि राजस्थान की कितनी सीट है, यूपी की कितनी सीट है, गुजरात की कितनी सीट है, महाराष्ट्र की कितनी सीट है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? अलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ स्टेट एंड यूटी, किस राज्य और यूटी से राज्यसभा के लिए कितनी सीट्स होंगी, ये इसके अंदर लिखा हुआ है 4th शेड्यूल में। अच्छा, 5th शेड्यूल आपको याद है, शेड्यूल एरिया के बारे में लिखा हुआ है, 10 स्टेट हैं इसके अंदर। अच्छा, 6th शेड्यूल मुझे याद ही है, केवल 4 स्टेट के शेड्यूल एरिया, MATM। आपको अब तक तो याद हो गया होगा ना अगर आपने पुराने लेक्चर देखोगे। कौन कौन है MATM? मिजोरम, मेघालय, असम एंड त्रिपुरा। मणि नहीं है, मणिपुर, मतलब ATM में मणि नहीं है, मतलब मणिपुर इसमें नहीं है, इतना याद रखो। 5th और 6th शेड्यूल किस बारे में? शेड्यूल एरिया के बारे में। अच्छा, 7th शेड्यूल किस बारे में? फेडरल लिस्ट, मतलब फेडरल का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा। यूनियन लिस्ट मतलब ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिन पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट, जिन पर केवल स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जिनमें सब कानून बना सकते हैं। ये आपको बताइए। यूनियन लिस्ट में कितने हैं? 100 सब्जेक्ट, 61 सब्जेक्ट इसमें, और कॉन्करेंट में 52। ये सब आपको मैंने बहुत ढंग से पहले ही बता दिया है कि कॉन्करेंट में पहले कितने थे? 47 थे, फिर 5 42nd अमेंडमेंट में ऐड किए, ये सब मैंने आपको बताया था उस दिन। अच्छा, 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में हमारे देश की जितनी भाषाएं हैं, संविधान की जितनी भाषाएं हैं, उन भाषाओं के बारे में लिखा हुआ है। समझिए क्या बात? अच्छा, तो अपने देश की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? 22 भाषाएं हैं जो संविधान में लिखी हुई हैं 8th शेड्यूल के अंदर। और हाँ, एक बात है ना बेटा, इंग्लिश को हम इतना प्रैक्टिस करते हैं, SSB में इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंग्लिश इन 22 भाषाओं में नहीं है। तो देश की ऑफिशियल भाषा में कहीं भी इंग्लिश का नाम नहीं है। समझिए क्या बात? तो इंग्लिश कहीं भी नहीं है, ये बात याद रखना। अच्छा, तो हमेशा से 22 भाषाएं नहीं थी। जब संविधान बना तब केवल 14 भाषाएं थी, फिर धीरे धीरे ऐड किया गया। जैसे फिर 21st अमेंडमेंट हुआ, 21वां संविधान संशोधन, जिसमें कौन सी भाषा ऐड की गई? सिंधी, पंजाबी बोलते हैं ना सिंधी भाषा, सिंधी ऐड की गई। अच्छा, फिर 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, और उसमें 3 भाषाएं और ऐड हुई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक। समझ रहे बात को? नमक। तो याद रखो, 21 संविधान संशोधन में ऐड हुआ, 71 में ऐड हुआ, फिर 21 और 71 को जोड़ देंगे क्या बनेगा? 92। ऐसे ट्रिक है ये। तो 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या क्या ऐड हुए? ये 4, बोडो, डोगरी, मैथिली और सैंथाली। समझ रहे बात को? 21 संविधान संशोधन में सिंधी ऐड हुई, फिर नमक, फिर बोडमास। ऐसे याद रख लो, बोडमास, बोर्ड से बोडो, डो से डोगरी, मास मैथिली, सैंथली। समझ रहे हो? नमक और बोडमास। अच्छा जी, फिर बात करते हैं 9th शेड्यूल की। ये आपको याद है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला जो संविधान संशोधन तभी इसको ऐड कर दिया गया था, इस शेड्यूल को। बड़े इसमें अंदर कुछ नहीं, पहले 8 शेड्यूल थे ना, मैंने बताया था आपको। तो 9वां जो शेड्यूल ऐड किया गया था वो पहले संविधान संशोधन से ऐड हुआ था। क्या क्या लिखा हुआ उसमें? इसमें लैंड रिफॉर्म के बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए, इसकी एक हिस्ट्री है। पहले जमींदारी प्रथा बहुत जोरों शोरों से थी। कई लोगों पे ज़मीनें थी और कई लोगों पे ज़मीनें नहीं थी। सीधी बात है। अब इसमें तो ये सब कुछ है नहीं कि किसी ने किसी की ज़मीन छीन ली, शुरू से ही है। जो लोग पैसे वाले थे, राजा महाराजाओं के सगे संबंधी थे, राजघराने से थे, उनके पास ज़मीनें ज़्यादा थी, और जो किसान मजदूर लोग थे उनके पास ज़मीनें कम थी शुरू से ही। अच्छा, फिर सरकार ने क्या है, उनकी ज़मीनें छीनने का प्लान बनाया, ज़मींदारी को मतलब अबॉलिश किया। असली में बताऊँ तो कुल मिला के ज़मींदारों को नुकसान किया और किसानों को इससे फ़ायदा हुआ कि उन्होंने ज़मींदारों के रूल्स को हटा दिया कि उनकी ज़मीन नहीं रहेगी, उस ज़मीन पे केवल उसका अधिकार होगा जो लोग उस पर खेती करते हैं। समझ रहे हो बात को? तो सबको पट्टे मिलने लगे। उसके तहत ये सब लैंड रिफॉर्म जो किए गए थे, उसके जो जितने लैंड रिफॉर्म के जितने कानून थे वो सब 9वें शेड्यूल में ऐड किए। और स्पेशली ऐड किया गया कि 9वें शेड्यूल में, मतलब बताऊँ, जो भी कानून हैं उनको जुडिशियली रिव्यू नहीं किया जा सकता।
मतलब जुडिशली हर कानून को रिव्यू कर सकती है ना कि सही है कि नहीं, फंडामेंटल राइट को वायलेट तो नहीं करता, लेकिन इसके कानून को रिव्यू नहीं किया जा सकता। लेकिन जब केशवानंद भारती केस आया उसके बाद से अब सब कुछ जुडिशियल रिव्यू के अंदर है, अब इनको भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता। तो अभी के लिए यह याद रखो, लैंड रिफॉर्म है और ये अब जुडिशियल रिव्यू के अभी तो अंदर हैं। अगर कहीं लिखा है कि लैंड रिफॉर्म जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं है तो समझ जाना वो ऑप्शन गलत है, अभी क्या ये अंदर है। अच्छा, फिर 10 शेड्यूल की बात करते हैं। याद होगा 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदलू कानून। तो किन किन केस में दल बदलू कानून लगेगा वो सब कहाँ लिखे हुए, पूरे प्रोविजन इसके अंदर लिखे हुए हैं, 7 शेड्यूल के अंदर। समझ रहे हो बात को? तो 10वें शेड्यूल का किससे आया, 52। आपको ने बहुत डिटेल में बताया था ये कि दल बदलू कानून मतलब एंटी डिफेक्शन जो लॉ है, इसके तहत अगर किसी एमएलए या एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है तो कौन कर सकता है, स्पीकर। स्पीकर का डिसीजन फाइनल है। और हाँ, स्पीकर का जो डिसीजन है वो कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। पहले ऐसा था कि कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थे इसे, लेकिन फिर एक केस हुआ था 1993 में, केनोतो होलाहन केस, जिसके बारे में मैंने आपको ये सब बता दिया है पहले ही। उसके बाद से क्या है, स्पीकर का जो डिसीजन है, अगर एंटी डिफेक्शन में उसे किसी ने डिस्क्वालीफाई किया है तो वो आदमी कोर्ट भी जा सकता है अपने ये सिद्ध करने के मैं नहीं किया है ये वगैरह। समझ रहे हो बात को? अच्छा, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। जैसे आपने देखते होंगे कि कभी कभी बीजेपी में जो मोटा भाई जी हैं, अमित शाह जी जो हैं, वो अच्छे अच्छे एमएलए को खरीद लेते हैं, दूसरी पार्टी के एमएलए को अपने में शामिल कर लेते हैं। तो भाई अगर एंटी डिफेक्शन हो, दल बदलू का मतलब ये है, इसमें बहुत सारे रूल हैं। कोई आदमी जीतने के बाद अगर पार्टी बदलता है अपनी, पहले वो बीजेपी में, फिर बीजेपी की मेंबरशिप छोड़ कांग्रेस में चला गया, जीतने से पहले बीजेपी में था फिर कांग्रेस में चला गया, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, फिर वो एमपी नहीं रहेगा। ये है, मतलब उसमें बहुत सारे रूल हैं, जैसे कई सारे हैं देखा जाए तो। मैं आपको बता ही देता हूँ, चलो कब कब आदमी डिस्क्वालीफाई होता है। देखिए मैं याद करता हूँ दिमाग में जो जो मुझे याद आते हैं। एक आदमी अगर जीतने के बाद अपनी पार्टी बदलता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अच्छा, किसी पार्टी से जीतता है और जीतने के बाद वो पार्टी छोड़ देता है तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अच्छा, तो आप कहते हो कि बट दूसरे लोग जीतने के बाद समर्थन दे देते। देखिए समर्थन देना दूसरी चीज़ है। ऐसे कोई आदमी इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ, और हाँ एक और चीज़, अगर कोई आदमी इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ और जीतने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, पहले तो खड़ा हुआ कि मैं किसी पार्टी से नहीं निर्दलीय खड़ा हो रहा हूँ, और फिर जब जैसे जीत जाए किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये भी लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब समझ रहे हैं? अब आप मेरी बात सुन, लेकिन आपने देखा होगा कई लोग निर्दलीय खड़े होते हैं लेकिन बाद में किसी पार्टी को अपने दे देते समर्थन। देखिए समर्थन देना अलग चीज़ है, समर्थन होता है अलायंस बनाना। आप समझिए, देखिए पार्टी ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि उस पार्टी को समर्थन देना। समर्थन देना तो ऐसे है कि भाई मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ तो उनकी सरकार बनवा दी अगर कोई इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ है। लेकिन पार्टी ज्वाइन करने का मतलब हर पार्टी अपनी मेंबरशिप होती है, हर पार्टी की, पार्टी के पास हिसाब होता है अपने सभी कार्यकर्ताओं का। तो अगर कोई आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, वो ज्वाइन करना अलग है, समर्थन देना अलग है, तो वो ज्वाइन नहीं कर सकता कोई इंडिपेंडेंट जो है आदमी। अच्छा, अब देखिए वो अब उस स्टोरी पे आते हैं अपन, मोटा भाई वाली पे। आपने देखो कई कई जगह क्या होता है, हमेशा ही दूसरों के एमएलए को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। वो किस तरह से करते हैं, वो डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं होते? इसमें एक एक्सेप्शन है, लिखा हुआ है इसके अंदर कि अगर किसी पार्टी के, मतलब कोई पार्टी के बहुत सारे एमएलए जीते, अगर 2/3 एमएलए चाहते हैं कि वो छोड़ के ये पार्टी दूसरी में मिक्स होना, 2/3 मतलब 2/3 उस पार्टी के जितने भी एमएलए हैं, अगर 2/3 चाहते हैं तो सारे के सारे मिक्स हो सकते हैं, तब एंटी डिफेक्शन नहीं लगता। फिर ऐसा माना जाता है शायद उस पार्टी में कोई कमी होगी। तो अमित शाह जी जब खरीदते हैं ना तो 2/3 को खरीदते हैं मतलब सारे के सारों को खरीद लेते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, एक और एक्सेप्शन है। देखिए आपको पता है कि लोकसभा का जो स्पीकर है वो चुने हुए लोगों में से ही बनाया जाता है, ये तो बात पक्की है। अच्छा, तो चुने हुए जब वो लोगों में से बनाया जाता है तो भाई कभी कभार ऐसा होता है कि वो ऐसा हो, जैसे वो स्पीकर बनता है कोई आदमी, मतलब जो एमपी है उन्हीं में से चुनाव होता है ना स्पीकर का, प्रेसिडेंट साहब उसे अपॉइंट कर देते हैं। वो चाहे तो छोड़ सकता है उस पार्टी के मेंबर से कुछ वक्त के लिए, कब तक के लिए, जब तक वो स्पीकर है। जब वो स्पीकर नहीं रहेगा दोबारा ज्वाइन कर सकता है। तो ऐसा अगर स्पीकर करता है या चेयरमैन करते हैं, डिप्टी चेयरमैन, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर छोड़ते भी हैं ये दिखाने के लिए कि देखिए मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ जिससे मैं निष्पक्ष फैसला कर सकूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, स्पीकर छोड़ सकता है। अच्छा, और इसमें हाँ नोट है एक, नो टाइम लिमिट फॉर डिसाइडिंग डिफेक्शन, मतलब किसी आदमी पर डिफेक्शन का केस डाला किसी ने, समझ रहे हो बात को, तो भाई साहब इसने गलती की है, स्पीकर से बोल रहा है कोई आदमी कि इस एमएलए ने भाई साहब दल बदला है उसको क्या हो, तो स्पीकर के पास कोई ऐसी टाइम लिमिट नहीं है कि उसे फैसला सुनाना है एक दिन में। वो चाहे तो कितना भी लंबा टाइम ले सकता है, मतलब अगर स्पीकर चाहे तो कभी उसको डिफेक्ट ही ना करे, चाहे तो वो ऐसे कहे कि हाँ हाँ सुना रहा हूँ फैसला। समझ रहे बात को, टाइम लिमिट नहीं है। अच्छा,
ये आपको याद ही है। 11th शेड्यूल में क्या है, 73वां संविधान संशोधन याद करिए, पंचायत जब बनी थी उनके 29 फंक्शनल आइटम इसमें लिखे हुए हैं पंचायत के। और 74वां संविधान संशोधन म्यूनसिपालिटी जो नगर लेवल पर थी, मतलब उसके लिए उसने क्या याद किया, 12 शेड्यूल 18 फंक्शनल आइटम म्यूनसिपलिटी के लिखे हुए थे। ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इनकी ट्रिक क्या है इन सारे शेड्यूल को याद करने की, देखिए ट्रिक है TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, मतलब बूढ़े प्रधानमंत्री के आंसू, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो समझने की कोशिश करते हैं ये ट्रिक काम कर रही है कैसे कर रही है भाई। इस जगह टी टी का मतलब अपनी टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र। तो कुल मिला के सभी स्टेट्स वगैरह के नेम इसमें फर्स्ट शेड्यूल सबसे पहला। एमोल्यूमेंट, बोला था ना एमोल्यूमेंट होता है क्या क्या स्पेशल सुविधाएं मिली हैं, TEE का मतलब एमोल्यूमेंट। तो सेकंड शेड्यूल में क्या है, अलाउंस प्रिविलेज यानी एमोल्यूमेंट किस किसके, प्रेसिडेंट गवर्नर और ये जो है, ठीक है। TEA, टीयर्स में क्या आता है, TEA, ए मतलब अफर्मेशन, तो है ना, तो ओथ है ना, अफर्मेशन शपथ किसकी, यूनियन मिनिस्टर और इन सब की। तो TEAR, आर मतलब राज्यसभा की सीटें, TEAR चौथा मतलब फोर्थ शेड्यूल में क्या है, राज्यसभा की सीटें। S, TEARS, टीयर्स। तो फिर फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, शेड्यूल एरियाज सारे के सारे। अच्छा, फिर सिक्स शेड्यूल में भी शेड्यूल एरिया आपको पता है, तो इसलिए टीयर्स जब खत्म हो जाता है उसके बाद क्या आता है, OLD, ओल्ड PM आता है ना। OLD को देखते हैं पहले। O से सिक्स शेड्यूल में आ गया अदर शेड्यूल एरियाज, इन 10 के अलावा बाकी के जो 4 राज्य हैं तो अदर शेड्यूल एरिया। अच्छा, OLD, टीयर्स, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो ऑफ पहले देखना था ना, ऑफ। तो O से मतलब फिफ्थ शेड्यूल, अरे यार, TEARS ऑफ, इनको देखते हैं पहले। आप 5वें तक देख चुके हैं। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, S से मतलब शेड्यूल एरिया। अच्छा, सिक्स शेड्यूल में अदर शेड्यूल एरिया मतलब O से अदर शेड्यूल एरिया। OF, F में क्या है, F से मतलब फेडरल लिस्ट, सेवन्थ में यूनियन लिस्ट, ये सब ठीक है। इसके बाद क्या आता है, OLD, टीयर्स ऑफ ओल्ड, फिर आएगा PM। अच्छा, O मतलब एट शेड्यूल, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। अच्छा, L, OLD था ना, L से लैंड रिफॉर्म, नाइन्थ शेड्यूल। अच्छा जी, D से डिफेक्शन, 10th शेड्यूल। और PM लास्ट में ना, PM टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, P मतलब पंचायत का, और M से 12th शेड्यूल म्यूनसिपालिटी का। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM में 12 ही लेटर हैं और आराम से आप याद रख सकते हो। वैसे तो इतना कुछ टफ है भी नहीं है। अच्छा, समझ रहे बात को। तो इम्पोर्टेंट अगर आर्टिकल के बारे में बात करें ये तो मैंने इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल का तो यही है, आपको वैसे सारे आर्टिकल पता ही होने चाहिए यार। जैसे देखिए कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, 2 मिनट। देखिए पहला आर्टिकल, भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। सेकंड आर्टिकल, अगर कोई नई स्टेट ऐड करना है तो सेकंड आर्टिकल से ऐड की जाएगी। और थर्ड आर्टिकल, अगर पुरानी स्टेट की बाउंड्री को मैनिपुलेट करना है तो कैसे करेंगे। अच्छा, फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, अगर ये सब किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं इसको। अगर कोई नई बाउंड्री ऐड करनी है तो सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जब कोई अमेंडमेंट करते हैं तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी। तो एक तरह से उसमें लिखा हुआ है फोर्थ आर्टिकल नंबर 4 में कि अगर कोई भी व्यक्ति, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति, एक सेकंड, तो व्यक्ति से मतलब कोई भी अगर चाहता है, मतलब बाउंड्री मैनिपुलेट करना किसी स्टेट की, या एग्जिस्टिंग स्टेट को मतलब किसी नई स्टेट को ऐड करना, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इस बात का सिंपल सा मतलब ये है कि उसे सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है। ये आर्टिकल 4 में लिखा है। फिर आपको पता है पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक किस बारे में बात की, सिटीजनशिप के बारे में। 5 से 8 तक तो इस बारे में बात की है कि भाई सिटीजनशिप कैसे कैसे मिल सकती है। आर्टिकल 9 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप को ले लेता है वॉलंटियरली तो उसकी यहाँ की सिटीजनशिप अपने आप कैंसिल हो जाएगी। आर्टिकल 10 में क्या लिखा है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति केवल भारत की पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए नियमों के अकॉर्डिंग ही सिटीजन होगा। अगर पार्लियामेंट कुछ भी नियम बना दे, कल को बोल दे कि केवल चावल खाने वाले व्यक्ति ही भारत के सिटीजन रहेंगे, तो वो रहेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अच्छा, तो आर्टिकल नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कुछ भी रूल बना सकती है सिटीजनशिप के लिए। समझिए बात को। अच्छा,
फिर आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक किस बारे में बात हुई है पार्ट 3 में? फंडामेंटल राइट, जिसमें हम राइट टू इक्वलिटी पढ़ते हैं, राइट टू फ्रीडम पढ़ते हैं, फिर फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पढ़ते हैं, समझ रहे हो बात को? फिर क्या पढ़ते हैं अपन? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ते हैं, फिर कल्चरल राइट्स पढ़ते हैं, एजुकेशनल राइट्स, एंड फिर हम आर्टिकल 32 रिट के बारे में पढ़ते हैं। फिर आर्टिकल 33 आर्म्ड फोर्स के बारे में लिखा हुआ है कि भाई साहब आर्म्ड फोर्स के पर्सनल के राइट हटाए जा सकते हैं। आर्टिकल 34 इसमें लिखा हुआ है कि अगर देश में मार्शल लॉ लगा हुआ है, मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री रूल, अगर वो लगा हुआ है तो अपने आप ही फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे। तो इस तरह से 35 तक ये आर्टिकल ख़त्म होते हैं। फिर हमको पता है कि आर्टिकल नंबर 36 से लेके और आर्टिकल नंबर 51 तक किस बारे में बात हुई? DPSP, जिसमें आर्टिकल 38 है, 39 है। 38 में कुछ अलग से ऐड कर दिया गया है किस आर्टिकल के द्वारा, सॉरी किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कुछ ऐड किया है। फिर आर्टिकल 39A बनाया है, जिससे क्या बनाई गई थी? नालसा। इसके अंदर क्या बोला? 39A जो 42nd अमेंडमेंट से आया था ये आर्टिकल। देखिए मैं आपको एक रिवीजन करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी कि मैंने आपको ये सब पहले ही बता दिया है। इस बारे में क्या बताया था कि भाई साहब फ्री लीगल एड मिलेगी हर व्यक्ति को। इसके अकॉर्डिंग क्या बनाए गए थे? नालसा बनाए गए थे, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, जिससे लोगों को फ्री में वकील मिलता है। फिर बहुत सारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 40 है पंचायत, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 45 एजुकेशन, ऐसे ही बहुत सारे हैं, 48, ठीक है जी। ऐसे ही आर्टिकल नंबर 50 क्या है? आर्टिकल नंबर 50 में लिखा हुआ है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना चाहिए। 51 में क्या लिखा हुआ है? 51 में आई थिंक लिखा हुआ था कि इंटरनेशनल पीस को हमें बढ़ावा देना है। ये सब DPSP हैं। फिर हम आर्टिकल 51A जो किस पार्ट में डाला गया है? अलग से पार्ट बना के पार्ट 4A किस कमेटी कहने पे? स्वर्ण सिंह कमेटी कहने पे। क्या डाली थी इसके अंदर? फंडामेंटल ड्यूटी। कहाँ से ली थी? अपने USSR रसिया, यहाँ से हमने ली थी। तो ये सब पढ़ा था। फिर अपन ने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पढ़े थे। प्रेसिडेंट साहब को अपॉइंट किससे करते हैं? 52 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है उनका। 61 में उनके इम्पीचमेंट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 74 PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं। और स्टेट के लेवल पे क्या होता है? आर्टिकल नंबर 163 मतलब गवर्नर को एडवाइस करते हैं कौन? स्टेट के CM और स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 75 PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल 164 में क्या लिखा हुआ है? CM और स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है। लेकिन यूनियन टेरेटरी में क्या होता है? अपॉइंट तो उनको कौन करता है? जैसे दिल्ली के CM है, उनको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट साहब ही कर देंगे, लेकिन उनको शपथ कौन दिला देंगे? गवर्नर साहब दिला देंगे। अच्छा, ये सब आपको पता ही हुआ है। आपको पता है कि आर्टिकल नंबर 79 में क्या दिया हुआ है? पार्लियामेंट का कंपोजिशन दिया हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीन को मिला के पार्लियामेंट बनती है। अच्छा, आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में दिया हुआ है। अच्छा, आर्टिकल 82 इसमें लिखा हुआ है डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। हर सेंसस मतलब हर जनगणना के बाद डिलिमिट किया जाएगा, मतलब डिलिमिशन जो कमीशन है वो बाउंड्री डिसाइड करेगा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की। अच्छा, लेकिन 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसमें इसे किस सेंसस फिक्स कर दिया था? 1971 पे इंदिरा गांधी ने, कि उसी सेंसस के अकॉर्डिंग होगा। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, फिर आर्टिकल 84 में क्वालिफिकेशन की बात की गई है, सॉरी 83 में, 84 में, हाँ। ये आर्टिकल नंबर 102 में डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या होंगी एक MP की, वो सब बताया गया है। ये सब आपको पता है। आर्टिकल नंबर 107 ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होगा। आर्टिकल नंबर 110 मनी बिल। आर्टिकल नंबर 117 फाइनेंशियल बिल, ठीक है जी। और एक बिल और होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, आर्टिकल नंबर 368। अच्छा, ये सब आपको पता ही है। बजट का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल नंबर 112। इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आपको वैसे ही सब याद होंगे, ठीक है। गवर्नर आर्टिकल नंबर 153। अच्छा जी। और देखिए जो जो मुझे याद आते जा रहे हैं मैं आपको बताते जा रहा हूँ। स्टेट के लेवल के मैंने साथ में बता ही दिए थे उन्हीं के साथ में। अच्छा, और क्या क्या आर्टिकल हैं? वो सब आर्टिकल 124 से लेके और कुछ 135 के आई थिंक बीच में ये सब वो आ जाते हैं। हाई कोर्ट मतलब जुडिशरी से रिलेटेड आर्टिकल जो हैं। फिर
226 मतलब 224 ऐसी कुछ, मतलब इस लाइन में यहाँ के आसपास किसके आर्टिकल हैं, हाई कोर्ट वगैरह के। 226 में तो रिट का आर्टिकल है, आपको याद ही है। हाँ, राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा वैसे तो पार्लियामेंट का हिस्सा है, लेकिन वो स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकती है किसी नेशनल इंटरेस्ट का अगर कोई मैटर है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 249 में लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये सब आपको पता है। और जैसे कई आर्टिकल, हाँ, राज्यसभा के पास पावर है नई ऑल इंडिया सर्विस बनाने की, ये 300 आर्टिकल नंबर 312 में लिखा हुआ है, नई ऑल इंडिया सर्विस। समझ रहे बात को? अच्छा, बाकी ये सभी चीज़ों के आर्टिकल बताई दिए। जीएसटी काउंसिल का 279A, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का 280। और बताइए, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 324, स्टेट इलेक्शन कमीशन का 243K, ठीक है जी। ग्राम सभा के फंक्शनल आइटम मतलब 243G। स्टेट में जो पंचायत और म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन होंगे उसमें रिजर्वेशन होगा, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, 243D। ये सब आपको पता है, ठीक है। तो ये सब हुआ इम्पोर्टेंट आर्टिकल। और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, आपको मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो सब आपको पता होंगे। देखिए, आर्टिकल नंबर 51A तक तो आपको सभी पता होने चाहिए, वहाँ तक तो 1 से लेकर 51A तक तो मैंने ही आपको बताएं। फिर वहाँ से बीच बीच में सारे आर्टिकल, हाँ, 1 2 3 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। फिर 231 गवर्नर भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति की तरह। ओके जी। और इनके बाद, सॉरी 231 नहीं है वो, 123 फिर 213, ये राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस अगर पास करेंगे तो इस आर्टिकल के तहत, गवर्नर पास करेंगे तो 213 के तहत। अच्छा, 231 एक से ज़्यादा स्टेट के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे पंजाब हरियाणा के लिए ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। आर्टिकल 241 एक से ज़्यादा यूटी के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, ये इसमें लिखा हुआ है। अच्छा जी। और ये बात इस आर्टिकल में कहाँ से ऐड की थी कि एक से ज़्यादा के लिए ऐड हो सकता है, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, उसमें ऐड की थी। खैर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आपको आगे एक लेक्चर और लेने वाला हूँ, जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ आपसे। अच्छा, तो ये हो गया। और जैसे मुझे जो जो याद आता जा रहा है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। और हमने कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में पढ़ा था, हाँ, नेशनल कमीशन फॉर SC 338, नेशनल कमीशन फॉर ST 338A, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास 338B। पता है ये किस अमेंडमेंट से बनी थी, याद हो तो? आई थिंक 91st अमेंडमेंट था। और एक सेकंड देख ही लेते हैं, मैं थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। एक सेकंड, या हाँ, नेशनल कमीशन फॉर SC और ST किससे बनी थी, 89th कॉन्स्टिट्यूशन 2003 में, क्योंकि पहले एक ही बॉडी होती थी ये। फिर 2018 में एक 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसमें नेशनल कमीशन फॉर ये बना था, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल नंबर 350। ओके, ये सब आपको पता है। स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन 315 से 23 के बीच में, और UPSC का भी 315 से 323 के बीच में ही लिखा हुआ है। ये सब मैं आपको सारे आर्टिकल बता चुका हूँ, ठीक है जी। अब अगला जो लेक्चर होगा वो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ऊपर होगा, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो होगी कुछ स्पेशल प्रोविजन है कुछ स्टेट के लिए। वो 5 मिनट का टॉपिक है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो तो अपन को छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।